मतलब जरा सोच कर देखिए कि शरीर बिल्कुल भट्टी की तरह तप रहा है। मांसपेशियों में ऐसा दर्द है जैसे किसी ने बहुत पीटा हो, और सोचने समझने की शक्ति एकदम धुंधली पड़ गई है। बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है। तो जब ऐसी स्थिति होती है ना, तो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान बहुत सीधे तौर पर कहता है कि हम बीमार हैं। हाँ, और ये बुखार एक लक्षण है जिसे बस तुरंत खत्म करना है। वही तो। हम बस थर्मामीटर देखते हैं, गोली खाते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये अलार्म जल्द से जल्द बंद हो जाए। मतलब सब कुछ बहुत सीधा और मशीनी सा लगता है ना? सही कहा आपने। क्योंकि आज के समय में हमारी जो सोच है वो बहुत ही ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है। हम बीमारियों को ना एक बाहरी दुश्मन की तरह देखते हैं। हमें लगता है कि कोई बाहरी चीज आई, उसने हमला किया, तापमान बढ़ा, और हमें बस उस तापमान को किसी तरह वापस नीचे लाना है। हाँ बिल्कुल, एक फिक्स करने वाली सोच। बिल्कुल। और ये दृष्टिकोण हमें एक तरह का आराम भी देता है, क्योंकि इसमें सब कुछ तुरंत मापा जा सकता है और तुरंत दबाया जा सकता है। लेकिन आज के हमारे इस डीप डाइव यानी इस विस्तृत चर्चा में हम जिस दुनिया में उतरने वाले हैं, वहां थर्मामीटर और झटपट आराम देने वाली गोलियों का विज्ञान काम नहीं आता। बिल्कुल नहीं। आज हम आयुर्वेद के सबसे जटिल और गहरे ग्रंथ काय चिकित्सा के पन्नों को पलट रहे हैं। और देखिए, जब हम इन प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि आयुर्वेद बुखार को सिर्फ एक लक्षण नहीं मानता। इसके पीछे की जो पूरी क्रोनोलॉजी है, जो दर्शन है, वो पूरी तरह से एक अलग ही विज्ञान है। सही बात है। तो आज का हमारा विषय है शरीर की आंतरिक प्रणालियां, जिन्हें आयुर्वेद में स्रोत कहा जाता है। और ज्वर यानी बुखार का विज्ञान। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आयुर्वेद में बुखार को रोगों का राजा क्यों कहा गया है। सच में ये बहुत ही एक रोमांचक विषय है, क्योंकि आज की चर्चा में हम किसी एक छोटी मोटी बीमारी की बात नहीं कर रहे हैं। तो हम किस बारे में बात कर रहे हैं? हम दरअसल ये समझने वाले हैं कि मानव शरीर का जो पूरा हाईवे सिस्टम है वो कैसे काम करता है। अच्छा, हाईवे सिस्टम। हाँ, जब हम आयुर्वेद के नजरिए से बुखार को देखते हैं तो हम सिर्फ तापमान नहीं नाप रहे होते हैं, बल्कि हम शरीर के उस बुनियादी ढांचे का विश्लेषण कर रहे होते हैं जहां जीवन बहता है। तो चलिए इस हाईवे सिस्टम को गहराई से समझते हैं। ग्रंथों का अध्ययन करते हुए जो सबसे पहली और बुनियादी बात सामने आती है वो है स्रोत का विज्ञान। बुखार या किसी भी बीमारी को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि शरीर के अंदर चीजें यात्रा कैसे करती हैं। ग्रंथों में बहुत स्पष्ट लिखा है कि स्रोत वे रास्ते हैं जिनके बिना शरीर में कुछ भी उत्पन्न या नष्ट नहीं हो सकता। एकदम सही कहा आपने। इसे इस तरह से देखिए कि हमारा शरीर कोई एक बंद डिब्बा नहीं है। अच्छा, तो क्या है? यह अरबों छोटी बड़ी नलिकाओं, रास्तों और चैनलों का एक बहुत ही जटिल नेटवर्क है। हाँ। भोजन का रस, रक्त, ऑक्सीजन, ऊर्जा और यहाँ तक कि हमारे विचार भी इन्हीं रास्तों से होकर गुजरते हैं। मतलब सब कुछ इन्हीं रास्तों से बहता है? बिल्कुल। और जब तक इन रास्तों पर बहाव सही है, हम स्वस्थ हैं। और जब बहाव बिगड़ता है तब? हाँ, जब इनमें कोई खराबी आती है, जिसे आयुर्वेद में स्रोतोदुष्टि कहा जाता है, तो बीमारियां जन्म लेती हैं। अच्छा। महर्षि चरक ने इसके 4 मुख्य प्रकार बताए हैं: अति प्रवृत्ति, संघ, सिराग्रंथि और विमार्गगमन। अरे बाप रे, ये नाम तो सुनने में थोड़े जटिल लग रहे हैं। हाँ, थोड़े तकनीकी तो हैं। तो क्यों ना हम इन्हें एक एनालॉजी से समझें। मतलब मान लीजिए कि शरीर के जो स्रोत हैं वो एक बहुत ही व्यस्त शहर का ट्रैफिक सिस्टम है। अच्छा, ये उदाहरण बढ़िया रहेगा। है ना? तो अलग अलग गाड़ियां अलग अलग सड़कों पर दौड़ रही हैं। अब अति प्रवृत्ति का मतलब है ओवर स्पीडिंग या बहुत ज्यादा बहाव। बिल्कुल सही। जैसे अचानक से किसी सड़क पर क्षमता से बहुत अधिक गाड़ियां आ जाएं और नियंत्रण खो दें। और संघ का मतलब है भयंकर ट्रैफिक जैम, मतलब गाड़ियां जहां की तहां बिल्कुल रुक गईं। और सिराग्रंथि का मतलब? सिलाग्रंथि मतलब सड़क पर गड्ढे हो गए हैं या कोई गांठ बन गई है जिससे रास्ता सिकुड़ गया है। हाँ। और विमार्गमन का मतलब तो वही हुआ कि वन वे सड़क पर गलत दिशा से गाड़ी चलाना, यानी चीजें वहां पहुंच रही हैं जहां उन्हें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए, ये ट्रैफिक जाम वाली एनालॉजी बिल्कुल सटीक है, क्योंकि शरीर के भीतर जो भी रासायनिक या जैविक प्रक्रियाएं हो रही हैं वो इन्हीं रास्तों पर निर्भर हैं। इस एनालॉजी को अगर हम शरीर पर लागू करें तो इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है रसवाह स्रोत। रसवाह स्रोत, ये क्या होता है? आयुर्वेद के अनुसार इस स्रोत का मूल स्थान हमारा हृदय है। ये वह मुख्य हाईवे है जो पूरे शरीर में पोषण पहुंचाता है। लेकिन एक बात बताइए, ये हाईवे जैम कैसे होता है? क्या सिर्फ गलत खाने से? यहीं पर आयुर्वेद का विज्ञान बहुत गहरा हो जाता है। गलत और भारी खाना तो एक कारण है ही, लेकिन ग्रंथों में अति चिंता यानी अत्यधिक चिंता करने को भी इसका एक बहुत बड़ा कारण माना गया है।
अच्छा, मतलब स्ट्रेस का सीधा असर होता है। बिल्कुल। जब हम बहुत ज्यादा तनाव में होते हैं तो हमारा हृदय प्रभावित होता है। तनाव के कारण रसवाह स्रोत सिकुड़ जाता है या उसमें रुकावट आ जाती है। तो ये वही भयंकर ट्रैफिक जैम है जिससे हमने संग कहा था। अब जो पोषण पूरे शरीर में जाना चाहिए था वो आगे नहीं बढ़ पाता, व्यवस्था चरमरा जाती है और शरीर के अलग अलग हिस्सों में हाहाकार मचने लगता है। तो मतलब हमारा जो मानसिक तनाव है वो शारीरिक रास्तों को सचमुच ब्लॉक कर रहा है। हाँ, एकदम सचमुच। और जब शरीर के इन अहम हाईवेज पर इतना बड़ा ट्रैफिक जाम होता है तो जो सबसे पहला और सबसे तेज अलार्म बजता है वो है ज्वर, यानी बुखार। बिल्कुल। जब मैं इस विषय पर शोध कर रही थी तो एक बात ने मुझे बहुत हैरान किया। आयुर्वेद में बुखार को सभी रोगों में प्रधान माना गया है। इसे रोगों का राजा कहा गया है। यहाँ तक कि इसकी उत्पत्ति की एक पौराणिक कहानी भी बताई गई है कि ज्वर भगवान शिव के क्रोध से पैदा हुआ है। बिल्कुल। और देखिए, वो पौराणिक कहानी सिर्फ एक मिथक नहीं है, वो एक बहुत बड़ा रूपक है। वो कैसे? शिव का क्रोध यानी प्रलयकारी अग्नि। अच्छा। जब शरीर में वो भयंकर ट्रैफिक जैम होता है तो शरीर के भीतर एक भारी उथल-पुथल मच जाती है। शरीर का पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। और प्रतिक्रिया में जो भयंकर अग्नि पैदा होती है वही ज्वर है। इसीलिए इसे रोगों का राजा कहा गया है, क्योंकि कोई भी और बीमारी शरीर पर इतना संपूर्ण और आक्रामक कब्जा नहीं करती जितना कि बुखार करता है। लेकिन एक जगह आकर मेरी समझ थोड़ी उलझ गई। मैंने पढ़ा कि आयुर्वेद कहता है कि ज्वर का मतलब सिर्फ शरीर का गर्म होना नहीं है। एक श्लोक है, संताप सा मनसो देहस्य। हाँ, ये बहुत ही गहरा श्लोक है। तो इसका अर्थ बताया गया है कि यह देह यानी शरीर, इंद्रिय और मन तीनों में एक साथ संताप या कष्ट पैदा करता है। मैं इसे समझ नहीं पा रही हूँ। बुखार का हमारे मन से क्या लेना देना है? हमें तो हमेशा यही लगता था कि ये सिर्फ तापमान बढ़ने की एक शारीरिक प्रक्रिया है। मन का तापमान कैसे बढ़ सकता है? देखिए, ये सवाल बहुत ही लाजमी है और यहीं पर आधुनिक चिकित्सा और आयुर्वेद के नजरिए का सबसे बड़ा अंतर सामने आता है। अच्छा। आधुनिक चिकित्सा शरीर और मन को बिल्कुल अलग-अलग खांचों न रखकर देखती है, लेकिन आयुर्वेद मानता है कि शरीर और मन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो जब वात, पित्त और कफ, जो हमारे शरीर के मूल दोष हैं, वो अपनी जगह से भटकते हैं, तो वे सिर्फ त्वचा या पसीने की ग्रंथियों को ही ब्लॉक नहीं करते, वे हमारे मानसिक रास्तों को भी प्रभावित करते हैं। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि बुखार के दौरान जो हमें चिड़चिड़ापन होता है वो सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा शरीर दर्द कर रहा है, बल्कि वो बुखार का ही एक सीधा हिस्सा है? बिल्कुल। जब दोष प्रकोपित होते हैं तो वे मन में भी संताप पैदा करते हैं। संताप का मतलब सिर्फ गर्मी नहीं है, बल्कि एक गहरी बेचैनी है। क्या कभी किसी ने ध्यान दिया है कि बुखार में सिर्फ शरीर ही नहीं टूटता, बल्कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता? हाँ, ये तो है। मन एकदम उदास हो जाता है। बिल्कुल। मन में अजीब सी उदासी, अरुचि और मानसिक थकावट छा जाती है। कोई भी मनपसंद काम करने का मन नहीं करता। ये सब इसलिए होता है क्योंकि ज्वर एक साथ देह और मन दोनों पर हमला करता है। अरे वाह! इसीलिए आयुर्वेद कहता है कि ज्वर जन्म के समय और मृत्यु के समय भी किसी न किसी रूप में मनुष्य के साथ रहता है। ये चेतना और शरीर के बीच के रिश्ते को हिलाकर रख देता है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये तो समझ आ गया कि ज्वर शरीर और मन दोनों का अलार्म है। लेकिन ये अलार्म ट्रिगर कैसे होता है? मतलब शरीर के अंदर आखिर ऐसा क्या मैकेनिज्म चल रहा है जो इस शिव के क्रोध को बाहर ले आता है? इस प्रक्रिया को समझना बहुत ही तार्किक है। आयुर्वेद में इसे रोग के उत्पन्न होने की प्रक्रिया कहा जाता है। अच्छा। होता यह है कि जब हम लगातार गलत खान-पान करते हैं या अनुचित जीवन शैली अपनाते हैं तो हमारे शरीर के दोष बिगड़ जाते हैं। और ये बिगड़े हुए दोष सीधे हमारे आमाशय यानी पेट में जाकर जमा हो जाते हैं। आमाशय में? लेकिन एक बात बताइए, पेट से बुखार का क्या संबंध है? संबंध सीधा हमारी पाचन अग्नि से है। हमारे पेट में भोजन पचाने वाली एक जठराग्नि होती है। जब ये बिगड़े हुए दोष आमाशय में भारी मात्रा में जमा हो जाते हैं तो वे इस पाचन अग्नि को उसकी मूल जगह से धकेलकर बाहर निकाल देते हैं। एक मिनट, अग्नि अपनी जगह से बाहर निकल जाती है, इसका क्या मतलब हुआ? जी हाँ, इसे इस तरह समझिए कि जो आग चूल्हे के अंदर रहकर खाना पकाने का काम कर रही थी, उसे चूल्हे से बाहर निकालकर पूरे घर में फैला दिया गया। बाप रे! वो अग्नि जब पेट से बाहर निकलकर शरीर के रस और रक्त में मिल जाती है तो वो पूरे शरीर में फैल जाती है। अब वो खाना नहीं पका रही, वो शरीर को जला रही है। और जब ये अग्नि बाहर फैलती है
तो ये हमारे पसीने के रास्तों को, जिन्हें स्वेदवाह स्रोत कहते हैं, पूरी तरह ब्लॉक कर देती है। ओह, तो मतलब शरीर की गर्मी बाहर निकलने का जो नेचुरल वेंटिलेशन सिस्टम था वो पूरी तरह बंद हो गया। बिल्कुल, अग्नि पूरे शरीर में फैल गई है और पसीने के रास्ते बंद हो गए हैं। अंदर की गर्मी बाहर आ ही नहीं पा रही है। इसी बंद और भभकते हुए तंत्र के कारण जो भयंकर तापमान और बेचैनी पैदा होती है, उसे ही ज्वर कहा जाता है। ये मैकेनिज्म तो सच में बहुत ही अद्भुत है। अब जब हम इस पूरी प्रक्रिया को समझ गए हैं तो इसके इलाज की तरफ आते हैं। हाँ बिल्कुल। और यहाँ मुझे आयुर्वेद की एक बात आधुनिक विज्ञान से बिल्कुल उल्टी लगती है। वो क्या? अक्सर देखा जाता है कि जब बुखार होता है तो घर वाले या डॉक्टर भी कहते हैं कि भाई कमजोरी ना आए, इसलिए खूब अच्छा और पौष्टिक खाना खाना चाहिए। हाँ, सूप पियो, फल खाओ, ताकत की चीजें खाओ। बिल्कुल, लेकिन आयुर्वेद इसके बिल्कुल विपरीत जाकर लंघन यानी उपवास या भूखे रहने की सलाह देता है। मतलब एक कमजोर इंसान को भूखा रखना, ये लॉजिक मेरी समझ से बाहर है। देखिए, ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है और इसका जवाब उसी प्रक्रिया में छुपा है जिसकी हमने अभी-अभी चर्चा की। वही जठराग्नि वाली प्रक्रिया। हाँ, याद कीजिए, मैंने कहा था कि बुखार में पाचन अग्नि अपने चूल्हे यानी पेट से बाहर निकल चुकी है। इसका मतलब है कि पेट के अंदर अब खाना पचाने वाली आग मौजूद ही नहीं है, वो बहुत कमजोर पड़ चुकी है। तो अगर ऐसे में हम पौष्टिक खाना खा लें तो क्या होगा? अगर उस कमजोर अग्नि में आप भारी या बहुत सारा खाना डाल देंगे तो वो पचेगा नहीं। अच्छा। वो बिना पचा हुआ खाना पेट में सड़कर एक जहरीले तत्व में बदल जाएगा, जिसे आयुर्वेद में आम या टॉक्सिन कहा जाता है। ओह। ये आम और बिगड़े हुए दोषों के साथ मिलकर बुखार को और ज्यादा भयंकर और जानलेवा बना देता है। इसे साम ज्वर की अवस्था कहते हैं, जहां शरीर में बुखार के साथ साथ भयंकर जहर फैला हुआ है। मतलब हम ताकत के लिए जो खाना खा रहे थे वो दरअसल दुश्मन के लिए हथियार बन गया। बिल्कुल, इसीलिए आयुर्वेद का एक बहुत ही कड़ा नियम है। नवजोर में, यानी जब बुखार नया नया हो, तो सबसे पहली चिकित्सा उपवास या फास्टिंग है। जब हम कुछ नहीं खाते तो शरीर को नया खाना पचाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। तब शरीर की सारी बची हुई ऊर्जा उस जमे हुए आम यानी टॉक्सिन को पचाने और स्रोतों को साफ करने में लग जाती है। ये तो शरीर की अपनी ही एक इंटरनल सर्जरी या क्लीनिंग प्रोसेस हो गई। बिल्कुल, जब फास्टिंग से वो टॉक्सिन पचाता है तो जो भयंकर ट्रैफिक जैम लगा था वो धीरे धीरे खुलने लगता है। पसीने के रास्ते साफ हो जाते हैं, पसीना आने लगता है और बुखार अपने आप नीचे आ जाता है। इसे टॉक्सिन मुक्त अवस्था कहते हैं। ये अप्रोच तो बहुत ही व्यावहारिक है। मतलब हम शरीर को खुद को हील करने का पूरा मौका दे रहे हैं। हाँ। लेकिन क्या इस उपवास के बाद हम सीधे अपना सामान्य भोजन शुरू कर सकते हैं? नहीं, यहीं पर कई लोग बड़ी गलती करते हैं। अच्छा। जब शरीर ने टॉक्सिन्स को साफ कर दिया है तब भी अग्नि कमजोर होती है। ऐसे में सीधे रोटी या भारी खाना नहीं दिया जाता। शरीर को बहुत धीरे धीरे वापस पटरी पर लाया जाता है। तो फिर क्या देते हैं? आयुर्वेद में इसके लिए एक पूरा क्रम बताया गया है। सबसे पहले यवागु यानी चावल या दाल का बहुत ही हल्का और तरल पानी दिया जाता है। ये हल्का तरल पदार्थ उस बुझी हुई अग्नि को धीरे धीरे वैसे ही प्रज्वलित करता है जैसे बुझती हुई आग में सूखी घास डालकर उसे धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। वाह, क्या बात है। इसके साथ ही गिलोय और सौंठ जैसी औषधियों का इस्तेमाल होता है, लेकिन वो भी तब जब टॉक्सिन्स थोड़े कम हो जाएं। गिलोय सिर्फ बुखार नहीं उतारती, वो उन बंद रास्तों को साफ करने का काम करती है। चलिए, ये तो हुई साधारण बुखार की बात जो उपवास और शरीर की अपनी सफाई से ठीक हो जाता है। लेकिन मेरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, उन रहस्यमयी बुखारों का क्या, जो लुका छिपी खेलते हैं? आप किन बुखारों की बात कर रही हैं? मेरा मतलब है जैसे मलेरिया या टाइफाइड में होता है, एक दिन बुखार आता है, फिर इंसान बिल्कुल ठीक हो जाता है, फिर अचानक तीसरे दिन वही भयंकर बुखार वापस आ जाता है। अच्छा, हाँ। अगर उपवास से सब साफ हो जाता है तो ये बुखार बार बार लौटकर क्यों आते हैं? ये एक शानदार सवाल है। आप जिसकी बात कर रही हैं उसे आयुर्वेद में विषम ज्वर कहा जाता है। विषम ज्वर? हाँ, विषम का मतलब ही है जो नियम से ना चले, जो रहस्यमयी हो। साधारण बुखार शरीर के बाहरी रास्तों में होता है, लेकिन जब हम बुखार को गलत तरीके से दबाते हैं या शरीर में बहुत ज्यादा टॉक्सिन बन जाता है तो ये दोष शरीर की गहराई में छिप जाते हैं। गहराई में मतलब कहाँ? हमारे शरीर में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि यानी हड्डी और मज्जा यानी बोन मैरो जैसी गहरी परतें होती हैं। तो क्या ये दोष उन गहरी परतों में जाकर छिप जाते हैं? बिल्कुल। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी को चतुर्थक ज्वर है जो हर चौथे दिन यानी 72 घंटे बाद आता है। आधुनिक विज्ञान इसे मलेरिया का एक प्रकार मान सकता है, लेकिन आयुर्वेद समझाता है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोष जाकर शरीर की सबसे गहरी परत हड्डियों और बोन मैरो में छिप गए हैं। ओह! वहां वे अपना बल बढ़ाते हैं। उन्हें अपना प्रभाव दिखाने में 72 घंटे का समय लगता है। जैसे ही वे ताकतवर होते हैं, वे अचानक बाहर आते हैं,
पूरे शरीर को दबाते हैं और फिर वापस गहराई में जाकर छिप जाते हैं। ये तो किसी बहुत ही चालाक दुश्मन की तरह है जो बंकर में छिपकर हमला कर रहा है। बिल्कुल सही कहा। तो क्या ऐसे में हम इन अलग अलग प्रकार के विषम ज्वर के लिए एक ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम दवा इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे आजकल हम कोई भी बुखार हो एक ही एंटीबायोटिक या बुखार उतारने वाली गोली खा लेते हैं? नहीं, और यहीं पर आयुर्वेद का असली जादू दिखता है। वो कैसे? आयुर्वेद में एक तीर से सब शिकार वाला कोई सिद्धांत नहीं है। अगर बुखार हड्डियों में छिपा है तो उसकी चिकित्सा बिल्कुल अलग होगी, और अगर वह रक्त में छिपा है तो दवा अलग होगी। अच्छा। आधुनिक विज्ञान का मुख्य जोर अक्सर उन बाहरी रोगाणुओं जैसे बैक्टीरिया या वायरस को मारने पर होता है, लेकिन आयुर्वेद एक इकोसिस्टम या पर्यावरण के नजरिए से काम करता है। इकोसिस्टम के नजरिए से इसका क्या मतलब हुआ? इसे ऐसे समझिए, अगर किसी जगह पर बहुत सारा गंदा पानी जमा है तो वहां मच्छर पैदा होंगे। हाँ बिल्कुल। आधुनिक चिकित्सा उन मच्छरों को मारने के लिए केमिकल स्प्रे करने जैसी है, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि जब तक वो गंदा पानी वहां जमा रहेगा मच्छर फिर से पैदा होंगे। ये तो लॉजिकल है। इसलिए आयुर्वेद मच्छरों को मारने से ज्यादा उस गंदे पानी को सुखाने, यानी शरीर से उस आम या टॉक्सिन को निकालने और रास्तों को साफ करने पर जोर देता है। अगर शरीर में वो गंदगी है ही नहीं, रास्ते साफ हैं, तो कोई भी रोगाणु वहां पनप ही नहीं सकता। क्या बात है! मतलब हम सिर्फ लक्षण को नहीं दबा रहे, हम शरीर के भीतर के पूरे वातावरण को ही बदल रहे हैं। बिल्कुल, और इसीलिए आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ के अनुसार अलग-अलग काढ़े और औषधियां तैयार की जाती हैं। हर व्यक्ति की प्रकृति और उसके दोषों के पैटर्न को समझकर ही ये तय किया जाता है कि उसे कौन सी जड़ी बूटी किस मात्रा में और कब देनी है। ये पूरी तरह से व्यक्तिगत और सटीक विज्ञान है। ये चर्चा सच में आंखें खोलने वाली रही है। मुझे भी बहुत आनंद आया। अगर हम आज के इस पूरे डीप डाइव को एक धागे में पिरोएं, तो हमने देखा कि हमारा शरीर कोई मशीनी ढांचा नहीं है, ये रास्तों और हाईवेज का एक जीता जागता नेटवर्क है। बिल्कुल। जब हमारे गलत खानपान या अत्यधिक तनाव से इस नेटवर्क में ट्रैफिक जैम लगता है, तो शरीर अपनी जठराग्नि को बाहर निकालकर उस जाम को जलाने की कोशिश करता है। हाँ, और इसी प्रक्रिया को हम बुखार कहते हैं। और ये बुखार सिर्फ शरीर का नहीं, मन का भी होता है। और सबसे बड़ी बात जो हमने सीखी वो ये है कि उपवास या फास्टिंग शरीर का अपना इंटरनल डॉक्टर है, जो इस जमे हुए कचरे को साफ करता है। और साथ ही ये भी कि हमें बुखार से डरने या तुरंत घबराने की जरूरत नहीं है। हमें ये समझने की जरूरत है कि शरीर हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। अगर हम शरीर की इस भाषा को समझ लें तो हम बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम सिर्फ उसके अलार्म को बंद कर दें। बिल्कुल। और अब समय है हमारे आज के फाइनल थॉट का। इस विस्तृत चर्चा के अंत में हम एक गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला विचार छोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल। जैसा कि हमने आज जाना, प्राचीन काल में लोग बुखार को शरीर के रुद्र रूप यानी एक पवित्र शुद्धिकरण प्रक्रिया के रूप में देखते थे। हाँ, ये शरीर का अपना डिफेंस और क्लीनिंग मैकेनिज्म है। तो क्या आज के इस तेज रफ्तार वाले आधुनिक युग में जब किसी का शरीर गर्म होता है और वो तुरंत एक गोली खाकर उस बुखार को जबरदस्ती दबा देता है, तो क्या वो इंसान अनजाने में अपने ही शरीर के हाईवे मेंटेनेंस और डिटॉक्स सिस्टम को बंद नहीं कर रहा है? ये सोचने वाली बात है। क्या हम उस अग्नि को बुझाकर एक बहुत बड़ी गलती नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल। जो दरअसल हमारे भीतर जमे हुए कचरे को ही जलाने आई थी। बिल्कुल सही सवाल है। यह एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें अगली बार थर्मामीटर उठाते समय जरूर सोचना चाहिए। जब भी शरीर गर्म हो तो शायद उसे एक दुश्मन की तरह देखने के बजाय एक दोस्त की तरह देखा जा सकता है, जो भीतर की एक बहुत बड़ी सफाई के अभियान पर निकला है। सच में बहुत ही अच्छी बात कही आपने। तो आज की इस डीप डाइव में बस इतना ही। सुनते रहिए और अपने शरीर के विज्ञान को समझते रहिए।